न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फिजिक्स के अंदर वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू चैप्टर जो है ये एनडीए के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन बनता है अपना, और अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें सबसे पहले बात होती है इनर्शिया की। किसकी? इनर्शिया की। इनर्शिया यानी कि जड़त्व। जब अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात स्टार्ट होती है इनर्शिया से। इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इस वर्ड का यूज पहले भी हमने कई बार करा है। जो काम इनर्शिया का लीनियर मोशन में, जो काम इनर्शिया का लीनियर मोशन में, वही काम सर्कुलर मोशन में, बच्चे वही काम सर्कुलर मोशन में कौन करता है, यानी कि वृत्तीय गति में कौन करता है? बताओ। जो काम जड़त्व या द्रव्यमान का न्यूटन के जो ये नियम पढ़ रहे हैं इनमें मास तो यहीं पे बात होती है ना, मास तो यहीं पे बात होती है अपनी। देखो सर्कुलर मोशन जो होती है, रोटेशनल मोशन होती है, जो घूर्णन गति होती है, वहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। सुना है? पढ़ाई थी ना, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण आई। वहाँ पर जो काम उसका होता है वही काम यहाँ पर जड़त्व या मास का होता है, द्रव्यमान का, ठीक है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, मतलब जड़त्व जो है वो द्रव्यमान की माप है। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है इनर्शिया, आप कहेंगे मेजर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति थोड़ा वेट के अंदर अच्छा खासा है, मोटा है, बैठा हुआ है, ठीक है, किसी जगह बैठा है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा, जड़त्व ज़्यादा होगा। कैसे? जब आप उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो अपने पोजीशन को चेंज करने का जो है ज़्यादा विरोध करेगा, रेसिस्टेंस करेगा, है कि नहीं? रेसिस्टेंस करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो जब आप इनर्शिया की बात करते हैं तो इसको आप किससे जो है कंबाइन करें? हाँ, आप इसको करें मास से, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है उसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जड़त्व का जो नियम होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी पोजीशन में, चाहे वो मोशन हो यानी कि गति हो, चाहे फिर वो क्या हो रेस्ट में, जैसा है वो वैसा ही बना रहना चाहेगा, एज इट इज़ बना रहना चाहेगा, ठीक है। मोशन है तो मोशन में बना रहेगा, और अगर रेस्ट है तो रेस्ट में बना रहेगा, अनटिल एन एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट अप्लाइड ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर कोई बाहर से कोई भी जो है एजेंट वर्क नहीं करे। और वो जो एक्सटर्नल एजेंट होता है उसका नाम होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। जैसे बाइक वगैरह है वो लगातार चलती जाएगी अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात करें, लगातार चलती जाएगी जब तक कि उसे रोका नहीं, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन लेस सरफेस तो होता ही नहीं है। फ्रिक्शन लेस सरफेस हम एजम्पशन लेते हैं। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारी जगह देखना हमने एजम्पशन ली है। जैसे कल अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला, अर्थ का जो ये कर्वेचर है इसका इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया। हमने क्या बोला, जो फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से वो भी हमने उसको जो है हटा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, फ्रिक्शन लेस ही माना जाता है मेरे बच्चे। जैसे बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डोरी से बांध के अपन इस तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं, लटका, तो जो डोरी होती है उसका कुछ तो मास होगा, लेकिन कभी कभार उसे भी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इवन फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर ये ऐसा किया जाता है। ये पूरा, हाँ, और बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। फ्लूइड जब चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, तरल की, तो आपने बहुत बार सुना होगा हर जगह यूज़ किया जाता है आइडियल फ्लूइड, आदर्श तरल। अब आदर्श तरल क्या है? वो इनविस्कस होता है, जबकि नॉर्मल फ्लूइड में तो विस्कोसिटी होती है, समझ रहे हो? तो ये सारे एजम्पशन, माना कि कार्नोट इंजन देखो, कार्नोट इंजन जो है
वो तो 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ चलता है, यानी कि 2 जो है आपकी रुद्धोष्म प्रक्रम और 2 समतापीय प्रक्रम। लेकिन क्या ऐसा इंजन बनाया क्या? नहीं बना। तो पहले जो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो आइडियल प्रोसेस के थ्रू किए, माना कि वहाँ तक हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसके बेसिस पे हमने बाकी इंजन तो बना लिए ना, पेट्रोल बना लिया, डीजल बना लिया। अब जैसे पेट्रोल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 40% होती है, ठीक है, हाँ 40%, 40 से 44 मानी जाती है। डीजल की 55% होती है, डीजल की 50 से 55% होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैस इंजन की होती है। गैस की जो है 18 से 20% होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ पहले पूछा था एक क्वेश्चन, हाँ बात भी पूछ रहा हूँ। हाँ आपने बताया कि पेट्रोल की 40% होती है और डीजल की 60%। हाँ हाँ। पेट्रोल का यूज होता है, डीजल का भी नहीं। मेरे बच्चे आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डीजल यूज़ होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। सिर्फ महंगा क्यों है? कौन? पेट्रोल। भाई वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का चीज़ है। इसकी डिमांड जैसे उसकी जैसे जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे सऊदी अरेबिया अपन बात करते हैं, सऊदी अरेबिया या फिर अमेरिका है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, या कुवैत वगैरह जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे पेट्रोल या डीजल सस्ता है, ठीक है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम दामों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वो कुएँ बना रखे हैं वहाँ पर, मतलब पहले से हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर इतना है नहीं तो महंगा है। अगर मान लो यहाँ पर भी उतने ज़्यादा हो जाए तो पेट्रोल जो है बहुत सस्ता बिकेगा। वहाँ पे पानी ज़्यादा महंगा है, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, ठीक है। वो तो भाई अबेंडेंस के ऊपर भी है प्रचुरता। हाँ केरोसिन कोई इंजन नहीं होता मेरे बच्चे, केरोसिन तो तेल होता है, ठीक है। नहीं, केरोसिन का इंजन के अंदर यूज़ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। केरोसिन जो है, देखो कई आजकल एक्सपेरिमेंट चलते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बाइक में केरोसिन डाल दिया है, बाइक के अंदर अल्कोहल डाल दिया है, बाइक में कोई भी चीज़ डाल दी है, और वो कहते हैं बाइक चल गई। वो मूर्ख लोग, सर पर मैंने रियल में देखा। वो क्या है, रुको तो सही बच्चे, पूरी बात सुनो। तो वो जो बच्चे हैं वो मूर्ख लोग हैं, वो उन्होंने क्या साइंस नहीं पढ़ी। माना कि बाइक कुछ दूर तक चल जाएगी, बाइक कुछ दूर तक चल जाएगी, लेकिन उसका इंजन वगैरह ये खराब हो जाएगा। हमारा जो गियर बॉक्स बनाया जाता है वो कम से कम इस तरीके का बनाया जाता है कि वो 150 साल तक चले। कितने साल तक? लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं उनका गियर बॉक्स जो है वो 10-12 साल या फिर उससे पहले ही खराब हो जाता है। क्या रीज़न? इस तरीके के फालतू एक्सपेरिमेंट। जो हमें इंजन बनाया गया है, डीजल इंजन जो होता है, अगर आप बात करें, जैसे जो कार है, मान लेते हैं कोई कार है, 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, 1000 सीसी का डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। डीजल जो होता है वो इंजन थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको, 1000 सीसी का जो होगा ना वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब आप डीजल इंजन में पेट्रोल डालो, पेट्रोल में डीजल डालो, असल में हमें चाहिए क्या? पावर चाहिए। तो पावर तो कैसे ही आ सकती है? कोयले से भी आ सकती है, जलना चाहिए फ्यूल। क्योंकि होता क्या है, जो आपका इंजन है, इंजन के अंदर इस तरीके से ये पिस्टन होता है, ये इस तरीके से पिस्टन होता है, और ये पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। पिस्टन किससे कनेक्ट होता है? क्रैंक शाफ्ट से। यहाँ पर आपके वाल्व होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग आप जानते हैं, नॉर्मल बहुत ही चीज सिंपल चीज़ है, ठीक है। स्पार्क प्लग हर गाड़ी में मिल जाता है, डीजल वाली गाड़ियों में नहीं मिलता स्पार्क प्लग, ठीक है। यूरेनियम से चल जाएगी। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा जो यूरेनियम है ना, पूरी जिंदगी पर आपकी बाइक चलाने के लिए काफी, थोड़ा सा यूरेनियम, क्योंकि वो भी तो एनर्जी जनरेट करता है। फिर यूरेनियम यूज क्यों नहीं करते? बहुत महंगा। और फिर वो जो है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी एनर्जी कैसे कंट्रोल करोगे? और आपको कितनी चाहिए, कितनी ज़्यादा चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक अलग चीज़ है। हमें सिर्फ यहाँ पे पता है क्या चाहिए, इस जगह यहाँ पर पेट्रोल आता है, जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो
तो पेट्रोल इस वॉल्व से अंदर आता है। फिर जब आप इग्निशन ऑन करके जो है स्टार्ट कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टार्ट वगैरह जो भी, या फिर किक मार रहे होते हैं, यहाँ से स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क करता है। पेट्रोल इंजन की बारे में बता रहा हूँ। तो जब पेट्रोल जो है यहाँ पे जलने लग जाता है, जो आपका इंजन होता है उसके अंदर जो भी फ्यूल डालते हैं वो जलता है, चाहे वो गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल, वहाँ पे आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है, ऐसा इसलिए करवाया जाता है ताकि इसके ऊपर फोर्स लगाए नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो देखो ये शाफ्ट इस तरीके से कनेक्ट है, ये आगे घूम जाती है इस तरीके से। तो ये जो पिस्टन होता है ना, ये अप डाउन इस तरीके से मोशन करने लग जाता है, और ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस यहाँ पर एनर्जी डेवलप जो हो रही है, इससे जुड़ा हुआ होता है हमारा गियर बॉक्स। वहाँ पर जो है एनर्जी मिलती है जो व्हील्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये पूरी प्रोसेस है गाड़ी के चलने की। सर आग लगने तो ऊपर टंकी तक नहीं पहुँच सकती। हाँ, क्योंकि उस टाइम ये सब बंद होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बंद होता है। ये जो इंजन बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका? पेट्रोल का आता होगा किसमें इसमें बताया ना मैंने बताया ना, ये सारी प्रोसेस फटाफट होती है। जैसे ही पेट्रोल आया, पेट्रोल आते ही आपका वाल्व बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे पैक हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगी। फिर आग लगी, आग लग के एकदम से जो है ये पिस्टन ऊपर नीचे हुआ, 2 सेकंड के अंदर जैसे ही जला, जैसे ही जलकर धुआं बना, जब तक जलेगा तब तक खुलेंगे नहीं है वाल्व, इसीलिए ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे ही धुआं बन गया तो गैसेस को बाहर भी तो निकालना है, साइलेंसर से बाहर निकलती है, तो उस टाइम ये वाल्व ओपन हो जाएगा, आउटलेट यहाँ से गैसेस बाहर निकल जाएंगे। तो जितने भी जो इंजन बनाए गए हैं ना, वो इंजन उस फ्यूल के लिए ही बनाए गए। जैसे डीजल इंजन है तो डीजल के लिए ही बनाए गए। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए यूज किया जाता है क्या? इसमें नहीं होती मेरे बच्चे कभी बंद होता ना इंजन से, तो एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे यूज हो सकती है? छोटू कैसी बातें कर। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें मास ट्रांसफर हो जाए लेकिन एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पर जब आपका पेट्रोल जलेगा तो इंजन गर्म नहीं होता क्या? तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है। तो उसमें भी एकदम से ही होती है ना? कहाँ? नहीं, एडियाबैटिक में एनर्जी ट्रांसफर। चलो तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, चल रहा तो न्यूटन्स में, लेकिन डीजल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता मेरे बच्चे, है कि नहीं? ऐसा मैंने कहा, ऐसा ही कहा ना, बिल्कुल। लेकिन डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे सर ये कंप्रेशन रेशो क्या होता है? ठीक है, देखो जब भी फ्यूल डाला जाता है तो थोड़ा सा फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाया जाता है, उसके बाद ही उसमें आग लगती, नहीं तो नहीं लगती। तो जो डीजल की बुलेट चलती थी, आपको अभी पता नहीं है, हाँ डीजल की इनफील्ड आती थी। आप यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखना, वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। हाँ, तो जो डीजल की बुलेट होती है उसका जो किक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप देखना जो भी वो चला रहा होता है उसको 3-4 बार उसको किक मारता है, तब तक वो जो है स्टार्ट नहीं। अब यूट्यूब पे खूब वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप चेक करना। जब आप उसको जो है किक मारोगे 2-3 बार, वो स्टार्ट नहीं होगी। तो हमने किक मारे तो हमारी पावर ऐसी चली गई क्या? नहीं। ये क्या होगा, ये जो आपका पिस्टन है यहाँ पे डीजल भरा हुआ है, ऊपर जाएगा। अब जगह तो इतनी है, ये क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? कंप्रेस। और मेरे बच्चे PV बराबर nRT इक्वेशन देखी क्या कभी? कैसी इक्वेशन होती है? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका प्रेशर या टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डीजल में ऑटोमेटिकली क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो डीजल इंजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, उसमें भी यही प्रोसेस है। जब वो स्टार्ट करते हैं यही प्रोसेस होता है। जब वो स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ये पिस्टन है ना वो ऊपर जाता है, बिल्कुल पिस्टन ऊपर जाएगा, कंप्रेस करेगा। डीजल का कंप्रेशन रेशो बहुत अच्छा होता है, वो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है, ठीक है। देखो, तो बात कर रहे थे अपन इनर्शिया की। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। सर हमारे जैसे एक बार हुआ था, पेट्रोल कार में डीजल डाले तो हाँ 250 किलोमीटर चल गई, तो ऐसे बिल्कुल चल सकती है, क्या दिक्कत है? अभी मैंने क्या बताया आपको, तो फ्यूल डालना है,
चाहे आप उसके अंदर गैस लगा, हमें तो आग वहाँ पर जलाना, लेकिन पता ही क्या है, डीजल जो होता है वो परिष्कृत नहीं होता, रिफाइंड नहीं होता, पेट्रोल रिफाइंड होता है। तो पेट्रोल इंजन रिफाइंड जो है उसके लिए बनाए गए, ऑयल के लिए। अब आप उसके अंदर बिना रिफाइंड जो है ऑयल डाल के, तो होगा क्या, आपका जो इंजन है वो खराब होने लग जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या वो पिस्टन है वो नॉकिंग करने लग जाएगा, नॉकिंग आवाज़ आने लग जाएगी, खट 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 इस तरीके से, उसकी जो दीवारें वो खराब होने लग जाएगी। और दीवारें खराब होगी तो वो कहते हैं ना इंजन का काम कर रहा हो 250 किलोमीटर बाद, वही प्रोसेस है। नहीं तो चलाने को किस में चला सकते हैं। अब स्टीम इंजन है वो भी क्या करता है, पावर ही जनरेट करता है, हमें तो पावर जनरेट करनी है कि नहीं, और क्या, चाहे कैसे ही पढ़ाई करो पावर जनरेट करके क्लियर करना है एकदम है। चलो तो देखो इनर्शिया जो है, अब इनर्शिया की बात कर लेते हैं। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा। अभी इसका इनर्शिया ज़्यादा हो चुका है, हाँ सर, हाँ ठीक है। अब चलो आगे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। न्यूटन जो है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों सेम। जो भी मैंने कहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं करे। जैसे ये एक बेंच है, अब ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक कि मैं इसके ऊपर फोर्स ना करूँ, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ये ठीक है डस्टर है, इस डस्टर को हमने स्पीड पर रख दिया, ठीक है, उसे छोड़ो, उससे क्या लगेगा, छोटी बच्ची इधर देखो। तो हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब ये जो है इसके ऊपर देखो मैं फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फोर्स, लेकिन ये रेस्ट पे बना रहेगा, देखो है कि नहीं, थोड़ा सा मोमेंट सर, बट वन सेकेंड थोड़ा सा ही हुआ। मजे की बात ये मैंने फोर्स कितना ज़्यादा लगाया इस पर, तो होना तो ये चाहिए था इसके साथ चला जाए, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि रेस्ट में रेस्ट करना चाहता है। इसके कई और एग्जाम्पल सर, कॉइन वाले भी हो सकता है, बिल्कुल कॉइन वाला भी है, इसके अलावा बस का है, जब बस में एकदम से ब्रेक लगाता है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग मास को जो है मास को कम कर देते हैं, ये पहन ले लेते हैं, हाँ वो थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, हाँ मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर उसका मास थोड़ा सा कम होता तो फिर थोड़ा मोशन ज़्यादा होगा। हाँ ट्रेन की छत पे हाँ ये क्या कहना चाह रहा है मैं इसका समझ रहा हूँ, ठीक है। तुमने जो बात कही है वो एकदम सही है, ठीक है। एक बढ़िया सा यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है कि एक बस है वो स्पीड में आ रही है और कोई एक पर्सन है उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है और उसके ऊपर वह सो रखा है, सोया हुआ है। बस आती है और उससे एकदम से टकराती है उस प्लेटफॉर्म से, तो वो जो पर्सन है जिस जगह था ना उसी जगह रहता है, बस के कांच को तोड़ते हुए, मतलब इस तरीके से बस चली जाती है और वो उसी जगह रहता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा वही सिस्टम समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि आप अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे, मोशन में हो तो मोशन में। अच्छा, अगर ब्रेक लगा दें, जैसे कोई कार है या बस है उसके अंदर ब्रेक लगा दें तो हमारी जो बॉडी वो आगे की तरफ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो रेस्ट में आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन अपर बॉडी मोशन के अंदर रहती है। अगर हम रेस्ट में और बाइक या कार जो होती है उसको एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि कार या बाइक तो मोशन में आ चुकी है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो अभी भी इसमें रहेगी रेस्ट में। ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए मास का कंसेप्ट कहाँ से मिलता है
तो आप कहेंगे इनर्शिया से, क्योंकि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। जड़त्व जो है द्रव्यमान की माप है, जड़त्व द्रव्यमान की माप है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जाए फोर्स जो है, फोर्स की डेफिनेशन कहाँ से मिलती है आपको? हाँ, या फोर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए पता कहाँ से चला? हाँ, पता फोर्स के बारे में फर्स्ट लॉ से चला, क्योंकि इसने कहा ना एक्सटर्नल लगता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई फोर्स के बारे में कंप्लीटली कहाँ पता चलता है, डेफिनेशन वगैरह, वो सेकंड लॉ है, F बराबर है। तो सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, या फिर सेकंड लॉ जो है वो क्या होता है। देखो सेकंड लॉ ये कहता है न्यूटन का कि जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है, वो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मोमेंटम यानी कि संवेग। अभी जो मोमेंटम है पहले इसको समझो, ये क्या होता है। देखो P = F, ये जो क्वांटिटी होती है इसे संवेग कहा जाता है, या किसी वस्तु में गति के कारण, ठीक है, गति के कारण जो है यह संचित होता है संवेग। P = मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये वेलोसिटी के साथ है, मोमेंट में थे ना, इसका मतलब इनके अंदर मोमेंटम है, संवेग मोमेंटम है। लेकिन जैसे मैं अभी रेस्ट में खड़ा, ठीक है, मेरे पे मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम नहीं है। तो एक बात तो क्लियर समझ लो कि मोमेंटम उस चीज में होता है जो मोशन के अंदर होती है, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अप्लाइड फोर्स की क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाइड करोगे उसी डायरेक्शन में चेंजिंग मोमेंटम होगा। तो आपको ये बात भी पता है कि भाई चेंजिंग मोमेंटम को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। यहाँ पर कोई कांस्टेंट k लगाया जा सकता है और k की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1, लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता है मास को अगर कॉमन ले लें तो v - u अपॉन टी, और आपको ये भी पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at होती है, a बराबर v - u अपॉन क्या होता है? t। सिंपल है, तो हम इसके प्लेस पे a लिख सकते हैं। तो F क्या आ गया मेरे बच्चों? ये फोर्स जो होता है, फोर्स का फार्मूला होता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको d, बहुत सारी जगह dp/dt से भी लिखा जाता है, बहुत सारी जगह dp/dt से, तो ये भी सही है, ये भी सही है। F = m, और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स इसी से निकाला था। सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला था, क्योंकि हमारे पास ω² r आया था, फिर मैंने कहा था F = ma, तो m ω² r हो गया, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डायमेंशन होती है m1 l1 t - 2 या ml t - 2। न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट होती है, और न्यूटन को सीजीएस में किस में बताया जाता है? डाइन के अंदर। और 1 न्यूटन = 10⁵ 1 न्यूटन = 10⁵ लास्ट, ठीक है। लास्ट बात करते हैं थर्ड लॉ की, ठीक है। इसके एग्जांपल वगैरह को अभी डिस्कस करते हैं। देखो आपके सामने कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी, ये यहाँ पर बात करते हैं इसकी। तो पॉइंट मास के बारे में बता चुका हूँ। पॉइंट मास क्या होता है? कुछ नहीं है, इसके बारे में बताया था शायद। पॉइंट मास क्या होता है? है ना? हाँ, बताया था आपके क्लास में। क्या होता है पॉइंट मास? हाँ, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल लिया जाता है। बिल्कुल, जैसे एक ट्रेन चल रही है कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक, मैंने एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था जो इतनी डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन जो है वो स्मॉल है, तो उसको एज ए पॉइंट मास मान सकते हैं। या अर्थ सन के चारों तरफ जो है घूम रही है, रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, तो ये जो डिस्टेंस है सन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, अर्थ तो बहुत ही कम रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट मास, ठीक है। मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बात बता दी। हाँ, मोमेंटम का जो है मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? संवेग जिसे कह रहे थे P = किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। आप चाहे तो न्यूटन के केस में भी लिख सकते हैं। देखो
न्यूटन के तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? न्यूटन में चेंज करके। आपको पता है F बराबर होता है m में, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को तो न्यूटन कहते हैं, इसी को न्यूटन कहते हैं। तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अगर मैं ऊपर नीचे सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे न्यूटन लिखा जा सकता है। तो मेरे बच्चों इसकी एक और यूनिट हो गई न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या हो गई? न्यूटन इंटू सेकेंड। आया समझ? न्यूटन इंटू सेकेंड। डायमेंशन ml/t-1 होती है। फोर्स की क्या होती है? ml/t-2 होती है। ठीक है, चलो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जो मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था। फर्स्ट लॉ, अच्छा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों क्या है छोटू? सेम। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे इनके बारे में डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जो पुराने कोट वगैरह होते हैं जिससे धूल जम जाती है या फिर वो गद्दे वगैरह होते हैं, तो जब हम उन्हें झड़काते हैं, क्लोथ पीछे चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो है धूल बाहर आ गई। धूल बाहर नहीं आती। जैसे ये मान लो डस्ट रेस्ट होती है और क्लोथ ये बिल्कुल ये क्लॉथ है। जब आप इसे मारोगे तो पीछे चला जाएगा, और यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो हमें ऐसा लगेगा जैसे बाहर है। ठीक है, हाँ वो अपने प्लेस पे रहेंगे और फिर वो हवा के साथ में बाहर निकलते हैं। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे के सारे इसी तरीके से सारे इसी के एग्जाम्पल है जो भी दिए थे। अच्छा, जब कार जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही होती है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है, तो पर्सन होता है एकदम से बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड लॉ की बात हमने कर ली, dp/dt के जो है ए के बारे में बता दिया था, F = फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम क्या है? स्केलर। मोमेंटम संवेग वेक्टर है मेरे बच्चे। इम्पल्स और मोमेंटम जो है वो भी क्या है? संवेग है। संवेग हाँ, जड़त्व तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो आपका क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। ठीक है भाई, द्रव्यमान की माप ही तो है, अदिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे हाँ यूनिट लेस भी हो सकता है। देखो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स तो हमने बता ही दिया क्या बात है इसकी। ठीक है, तो फोर्स है, फोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी ये जो फोर्स बता रहे हैं अलग अलग चैप्टर में आते हैं, बाद में देखेंगे। हाँ, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। W बराबर mg। जी के ए के प्लेस पे जी लिख दिया है, बस ये याद रखना, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर वेट जो होता है, वेट क्या है? वेट जो है फोर्स है क्या है? तो मेरे बच्चों फोर्स ये बली तो है वेट। W बराबर mg, जी एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। न्यूटन थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। वैसे सभी का पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर 1 मिनट नीचे लेना है। प्रत्येक हाँ प्रत्येक क्रिया के प्रति, ये लामित करो में बता रखा है, प्रत्येक क्रिया के प्रति, ठीक है, एक प्रतिक्रिया बल लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं नीचे W बराबर mg, ऊपर क्या लग रहा है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसके जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन जो था, अभी हमारी कल परसों चर्चा भी हो रही थी कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और उस टाइम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन ने क्या करा कि कुछ शूडो फोर्स कंसिडर किए। बहुत सारी जगह जो है शूडो फोर्स कंसिडर किए गए, जिसमें से एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपको केंद्रीय बल है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी जो है वो इसी तरीके का है कि उसने हर जगह देखा कि कोई भी फोर्स है वो अकेला नहीं लगता। जैसे तुमने हाथ रख रखे नीचे, इस पर भी फोर्स लगा, तुम W बराबर mg लगा रहे हो, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? हाँ, ऊपर की तरफ वेट। ठीक है, तो कहने का मतलब उसने ये कहा कि जितने भी जो फोर्स लगते हैं पूरे वर्ल्ड में, सब या पूरे यूनिवर्स में पेयर्स में लगते हैं। किसमें लगते हैं? जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फालतू बात है ना। पेयर्स में लगते हैं, पहली बात तो ये, यानी कि फोर्स अकेला लगेगा, जोड़ों में लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कही
दोनों में से किसी को भी क्रिया या प्रतिक्रिया बल मान सकते हो, एक्शन और रिएक्शन फोर्स मान सकते हो, आपकी इच्छा, आप जिसे मानना चाहो एक्शन या रिएक्शन फोर्स मान सकते हो, ठीक है। तो ये दो बातें जो है इसने कही हैं। और तीसरी बात, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक ही वस्तु पर नहीं लगते, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक ही जगह नहीं लगते, ठीक है। चलो, तो ये तीन चीजें इसने बताई थी अब। हाँ, ये वाला एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जैसे मैं समझाता हूँ। मैंने जो फोर्स ये मेरे हाथ से इस पे लग रहा है, पहली बॉडी तो ये होगी, दूसरी बॉडी के ये बॉल ये हम लग रहा है, उसने ऐसे कहा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं सर सेम होगा, सेम नहीं। जैसे अभी मैं इस पे खड़ा हूँ तो मैं तो डब्ल्यू बराबर एनर्जी लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो फर्श है वो मेरे पे क्या लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बॉल होती है वो रिबाउंड करती है, उछलती है, ठीक है, बॉल का रिबाउंड होगा। जब किनारे पर हम उतर रहे होते हैं किसी बोर्ड से, तो बोर्ड थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, फिर वापस ऊपर की तरफ आती है। स्विमिंग के अंदर हम जो है फोर्स लगाते हैं, तो फिर जो वाटर है अपने ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। हाँ, चलना भी इसी की वजह से पॉसिबल है। जब हम चलते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ, इसीलिए कदमों को उठाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो है चीज़ें। हाँ, गन फायर होती है, गन से फायर करते हैं, सॉरी बुलेट को, गन से फायर करते हैं बुलेट को, तो गन जो होती है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है। आपने देखा होगा जब भी वो चलाते हैं रिकॉइल करती है, ठीक है। जब भी चलाते हैं बड़ी जो बंदूक वगैरह होती है, आपने देखा पिस्टल तो छोटी मोटी है, लेकिन बंदूकें चलाते हैं, जैसे AK-47 यहाँ कंधे पे जो है उसको रखते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा करके वो जो है मोमेंटम इक्वल करते हैं, अगर मोमेंटम इक्वल नहीं हुआ आप ऐसे ही चला रहे तो जो आपकी जो गन है वो तेज गति से पीछे की तरफ आएगी, उससे आपका ये जो कंधा ये डिसलोकेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में जैसे मास कम होता है बुलेट का, M1 ले लेते, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मास कम होता है। दूसरे केस में क्या होता है, जब हम उसको ऐसे अटैच कर लेते हैं तो उस बंदूक के साथ हमारा मास भी ऐड हो गया, तो मास ज़्यादा हो जाता है, वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन जो है, संवेग संरक्षण का क्या है, ये दोनों बराबर होने जरूरी है कि नहीं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये इसी के हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के जो है सारे के सारे। यहाँ पर इम्पल्स देखो, एक और टर्म आती है जिसका नाम इम्पल्स है, इसे आई से बताते हैं, कुछ जगह बुक के अंदर जे से लिख रखा है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। इम्पल्स का मतलब आवेग होता है हिंदी के अंदर, हिंदी में आवेग कहा जाता है इसको। और आवेग क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर फोर्स लगाया जाए तो इस फोर्स और उस टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसे हम आवेग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आवेग। और इस दौरान जो फोर्स एक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आपको उस फोर्स को कम करना है तो टाइम पीरियड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, जब अपन किसी को थप्पड़ मारते हैं तो 1 सेकंड लगती है, टाइम कम, एक सेकंड लगती है, और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर हाथ को ऐसे रख लिया जाए, उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ मैं, उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम हो गया। हाँ, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो चुका है। इस केस में पता है क्या होता है, ये जो पहला केस है जिसमें इम्पल्स काम कर रहा है, यहाँ पर इम्पैक्ट फोर्स काम करता है,
क्या काम करता है? इम्पैक्ट फोर्स। और इम्पैक्ट फोर्स डेडली होता है। आपने कार्स वगैरह देखी होंगी, दोनों कार को टच कर दो, फिर फोर्स लगाओ, कुछ नहीं, थोड़े से स्क्रैच आ जाए, उतना ही फोर्स, चाहे आप मेजर करके यहाँ पे कितना फोर्स है, कितने न्यूटन फोर्स है, उतना ही फोर्स आप कार को मोशन कराओ और फिर 1 सेकंड में टक्कर करो, तो दोनों में डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये जो है इसे ही अपन क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स का एग्जाम्पल है। चलो, जो बॉलर होते हैं, अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है कि नहीं? और क्या, मैच भी बढ़िया होगा। हाँ, तो कहने का मतलब जो फील्डर होते हैं, फील्डर जो है बॉल को जब कैच करते हैं तो हाथों को थोड़ा सा पीछे करते हैं। हाथों को पीछे इसलिए करते हैं ताकि वो टाइम को इंक्रीज करते हैं। अगर टाइम इंक्रीज नहीं होगा तो आपको फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा लगेगा। जो नया पर्सन होता है, कोई कैच कर रहा होता है, ऐसे कैच करेगा तो यहाँ पे या तो बॉल टकराएगी, छिटक जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। या ये जो बॉल आती है ना आपकी, इसकी लेदर की, तो कभी कभार ऐसा होता है जो फर्स्ट बार ऐसे कैच वगैरह कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कट भी लग जाता है, इतना ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। वो पीछे इसलिए करते हैं ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या लगेगा? आसानी से जो है कैच कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखें, जो फोर्स से टाइम ग्राफ होता है, वो फोर्स टाइम ग्राफ, उसके थ्रू अपन क्या बता सकते हैं? इम्पल्स बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इम्पल्स बता सकते हैं। वैसे इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलते नहीं, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे क्योंकि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन इम्पल्स होता है ना। हाँ, एक बात, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स की यूनिट निकाल के देखो तो, इम्पल्स की जब तुम यूनिट निकालोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगी। और ये यूनिट किसके बराबर है? मोमेंटम की। मोमेंटम की यूनिट भी एक ही बच्चे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन इनटू सेकंड। इसकी डायमेंशन भी सेम होती है, ml/t-1, दोनों सेम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो पहले भी पढ़े हैं, वो बच्चे बताएं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने कहा आवेग है, यानी कि जिसका नाम है इम्पल्स, इम्पल्स किसके बराबर होगा? ऑप्शन देता हूँ 4। पहले नंबर पे जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दूसरा चेंज इन मोमेंटम लिखो, ठीक है, यानी कि संवेग में परिवर्तन। तीसरा जो है फोर्स, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मेरे बच्चों गलत है, डी ऑप्शन। हाँ, याद रखना, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज। अब आप पहले सब रेट ऑफ चेंज और चेंज में क्या फर्क है, परिवर्तन की दर और परिवर्तन में क्या फर्क है? अरे मेरे बच्चे, फर्क ही फर्क है। जब आप ऐसे लिख देते हो ना, ये रेट ऑफ चेंज है, जब आप ऐसे लिख देते हो ये रेट ऑफ चेंज है, यानी कि mv माइनस mu बाई dt, ये तो रेट ऑफ चेंज होता है। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो mv माइनस mu, इसे चेंज इन मोमेंटम का है, संवेग में परिवर्तन। याद रखना, ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही होती है तो उसी के तो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पल्स की बात होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने अभी तक जो आपको बताया, मैंने फोर्स के बारे में बताया, मैंने मोमेंटम के बारे में बताया, P बराबर mv, F बराबर m, मैंने इम्पल्स के बारे में बताया, I बराबर जो है F इंटू डेल टी। तीनों के तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। फोर्स न्यूटन में बताया जाता है। CGS यूनिट जो होती है वो होती है इसकी डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। डायमेंशन होती है ml/t-2, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में बताया, P बराबर mv, और इसका जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, न्यूटन इंटू सेकंड होती है। डायमेंशन होती है ml/t-1, ठीक है। और इम्पल्स की भी डायमेंशन और यूनिट यही होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इम्पल्स की, मोमेंटम की, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे कैच वाला तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरे कुछ और एग्जाम्पल है, किसी चीज़ को हिट करना, मैंने कहा सडन फोर्स जहाँ पर लग रहा है, हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, ये सारे के सारे इसी का जो है एग्जाम्पल आ गए, ठीक है।
Yeah, an athlete is advised to come to stop slowly after finishing fast race. ठीक है, देखा होगा आपने जब एथलीट स्प्रिंट करते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो स्टॉप रेस स्टॉप जो होता है उसके बाद भी, स्टॉप लाइन के बाद भी वो थोड़ी देर तक दौड़ते रहते हैं, एकदम से रुकते नहीं। क्या रीजन? अगर वो एकदम से रुक जाएंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा बहुत ज़्यादा होगा और उन्हें इंजरी हो सकती है कि नहीं? इंजरी हो सकती है उन्हें। जबकि जब वो थोड़ा टाइम लगाते हैं तो उन्हें वो जो फोर्स होता है लगातार चल रहे होते हैं वो कम महसूस होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो इन जंपिंग ऑन सैंड, ठीक है, इन जंपिंग ऑन सैंड और सीमेंटेड फ्लोर दोनों के अंदर जो है ज़्यादा फोर्स कहाँ फील होता है आपको? सीमेंटेड फ्लोर। क्यों? सर वो हार्ड है तो क्या? एक सेकेंड का उसमें कोई टाइम जैसे टाइम कम है, बट टाइम सुनना चाह रहा हूँ। बात आपकी वैसे भी सारी सही है, इनमें टाइम, आई एम इंटरेस्टेड इन टाइम, आई फील टू डेली। जब आप सैंड में कूदते हैं तो थोड़ा नीचे जाते हैं, आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो फोर्स कम लगता है। जब आप सीमेंटेड फ्लोर पे कूदेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, टाइम कम मिलेगा तो वहाँ पर इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कुछ नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि टोटल जो है, टोटल मोमेंटम सफेद क्या रहता है? संरक्षित रहता है। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब ये टोटल मोमेंटम कंजर्व यानी कि संरक्षित रहने का क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसका टोटल मोमेंटम निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा। जैसे मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, एक तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर मैंने बताया था कि m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। क्यों होता है? बुलेट का मास कम है, बुलेट का मास कम है लेकिन वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। और जब हम इसको यहाँ से अटैच कर देते हैं तो हमारा मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है कि? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। देखो सामने लिखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अच्छा सा एग्जांपल बताओ जो एनडीए में आया, बहुत फेमस है, बहुत फेमस एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी है। रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन हिंदी में कहा जाता है रॉकेट नॉर्दर्न, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रॉकेट का मास क्या है? ज़्यादा है कि नहीं? रॉकेट का मास जो है वो ज़्यादा है, बट जिस वेलोसिटी से वो जाता है, आपको ऐसा लग रहा है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, जिस वो वेलोसिटी से जाता है, जिस वेलोसिटी से जाता है वो कम है, वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो कम है, ठीक है। फिर से समझो, छोटो एक बार देखो, मास रॉकेट का ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, तो फिर ये वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? जो गैस बाहर निकल रही है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड से निकलती है, लेकिन उनका मास क्या है? कम। तो अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूँ तो ऊपर आएगा m1 v1, इनके मोमेंटम की बात करूँ तो m2 v2, और ये दोनों क्या है? इक्वल है, बैलेंस हो गए। और मेरे बच्चों बैलेंस हो गए तो आप जब इसको इधर लेके आओगे तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो कैसे आएगी? है बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। रॉकेट प्रोपल्शन किसके ऊपर होता है? बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है ऐसे करने लग जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण के ऊपर। चलो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जांपल में नहीं दे, ऑप्शन में नहीं दे रखा, आपको सिर्फ लॉ दे रखे, थर्ड लॉ पे एक्शन रिएक्शन, गैस नीचे जाएगी, गैस नीचे जाती है, फोर्स लगाएंगे, हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। टोटल जो है ना किसका इक्विलिब्रियम? मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम। हाँ छोड़ दे, सेकंड लॉ ना कंजर्वेशन ऑफ फोर्स नहीं, फोर्स,
हाँ बिल्कुल, फोर्स लगेगा। जितना फोर्स वो नीचे लगाएगी ना, उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, इसी वजह से तो ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, हाँ। सेकंड लॉ ना संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, तो सर सेकंड लॉ भी जो किसने लगेगा कहा? तो सर सेकंड लॉ संवेग संरक्षण, मैंने तो कहीं नहीं कहा, बुक में से पढ़ लिया होगा। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो सेकंड लॉ से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि मोमेंटम कोई चीज होती है, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पता चलता, वो तो एक अलग लॉ है। उसको मिक्स क्यों कर रहे हो? छोटो खिचड़ी बन जाएगी, है कि नहीं? दाल मखनी बना दोगे, आया कि नहीं आया? तो ये जो है ये बात है इसकी। ठीक है, एक बात और, जैसे अभी इन्होंने डिस्कस किया छोटे बच्चे ने, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, सर इक्विलिब्रियम हिंदी में कहा जाता है साम्यावस्था। क्या कहा जाता है? साम्यावस्था। जैसे ये पोडियम रखा हुआ है, ये आपका कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में कब माना जाता है? जब उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज होते हैं, टोटल फोर्सेज जीरो कांस्टेंट। एक और कंडीशन इसके साथ साथ, ये आधी अधूरी कंडीशन, साथ ही साथ उसके ऊपर जितने मोमेंट लग रहे होते हैं, मोमेंट संवेग की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, जो है आघूर्ण की बात कर रहा हूँ। मूवमेंट m बराबर होता है, मोमेंट जो होता है F इंटू एल होता है, फोर्स इंटू लेंथ, ये भी क्या होने चाहिए? जीरो। तो ये जो है ये कंडीशन होती है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की, यानी कि पूर्ण साम्यावस्था की जो है वो कंडीशन होती है। अब देखो आपको जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या होता है। तो मेरे बच्चों, हम जितने भी फोर्सेज होते हैं उनको क्या करते हैं? बैलेंस। टोटल फोर्स जो होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? जैसे अभी आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है? आपका फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत ईजी है। कैसे? ये W बराबर m की कहाँ लग रहा है? नीचे। रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। ठीक है, इतना सा बन गया, तो mg माइनस r बराबर है ये फोर्स है टोटल। समझ पा रहे? तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर टोटल जो फोर्स होता है वो अपना कंप्लीट अपन सर आज के लिए हो गया। आज के लिए चलो इतना काफी। वैसे लिफ्ट का कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे।